जैसे कि वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, पर आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ। और सीखने में तो बोले तो मेरे फर्स्ट अपलाइन जीतू जी ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, जो मेरे हस्बैंड भी है और मेरे अपलाइन भी है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस में और सीखने के लिए बहुत उत्साह दिखाया और मुझे बोला कि उत्साहित रहने का हमेशा, और इस बिजनेस में मतलब अगर टिकना है और सीखना है और आगे बढ़ना है तो हमेशा उत्साह से भरे रहो। और मुझे मतलब इतना सपोर्ट किया है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को इतना सपोर्ट करेगा ना, तो ये इंडिया मतलब आत्मनिर्भर कल ही बन जाए। तो थैंक यू जीतू जी, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और हमारे अपलाइन और किशन जी सर और सरोज मैडम है, उनका भी बहुत साथ मिलता है हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ रह के। और अपलाइनों के अपलाइन महा अपलाइन जमरी जी और सीपीजी सिकवाल का बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं आज आरसीएम बिजनेस की। तो जैसे कि हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, और काम आज से हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे दादाजी ने भी बहुत सारा काम किया, हमारे पापा ने भी किया, और हम भी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि पैसों के लिए हम काम कर रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं। दादाजी ने भी बहुत कमाए पैसे, पापा ने भी बहुत कमाए, हम भी बहुत कमा रहे हैं। पर क्या जितने भी पैसे आज तक हमने कमाए वो आज हमारे पास है? नहीं है। क्यों? खर्चा हो गया। तो खर्चा कहाँ और कैसे हो गया, उसके लिए मैं थोड़ा पीपीटी शेयर करूंगी सर, प्लान के लिए। जी मैम। सर स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ। तो हम सब काम करते हैं, काम करके पैसे कमाते हैं, और पैसे कमा के खर्चा कर देते हैं। तो खर्चा हम कहाँ और कैसे करते हैं? और आज तक हमने इतने पैसे कमाए पर आज भी हम पैसे वाले क्यों नहीं है? तो हमारा पैसों का खर्चा हो रहा है, वो कहाँ और कैसे हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम एक ग्राहक है, सर दिख रहा है ना? यस मैम। जैसे कि हम एक ग्राहक है, तो ग्राहक कोई भी सामान लेने जाता है रिटेलर की दुकान पे, और रिटेलर वाला घर पे नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लाता है। होलसेलर वाला डीलर के पास जाता है, डीलर वाला एजेंट के पास जाता है, और एजेंट वाला कोई भी फैक्ट्री में माल बनता है वहां से लाता है। और इन सब के बीच में एक जो टीवी होती है, जो विज्ञापन होता है, उसका बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो आज हर किसी के घर में टीवी लगा हुआ है, हर किसी का घर में टीवी लगा है, तो हर कोई टीवी देख रहा है और हर कोई विज्ञापन भी देख रहा है। तो वहां विज्ञापन में जो आता है कोई भी, जैसे कि मान लो कोई भी साबुन की ऐड आ रही है, हर चीज की ऐड आती है आजकल। तो मान लो कि एक साबुन की ऐड आती है जो टीवी में, तो वो ऐड करते हैं, यूज नहीं करते हैं, वो पैसों के लिए ऐड करते हैं, और उसके करोड़ों रुपए लेकर जाते हैं। और वो करोड़ों रुपए कोई फैक्ट्री नहीं देती है, और ये नहीं कोई बीच वाले देते हैं, वो करोड़ों रुपए ग्राहक के लगते हैं। जैसे कि वो आके बोलते हैं कि मेरे गोरेपन का, कोई भी साबुन का नाम लेके, तो क्या वो गोरेपन का राज साबुन होता है? वो साबुन नहीं होता है। वो साबुन को मतलब उसके कुत्तों को भी नहीं नहलाते हैं, पर पैसों के लिए ऐड करते। पर हम बेवकूफ बन के वो साबुन लेके आ जाते हैं कि हम भी गोरे हो जाएंगे, पर साबुन से कोई गोरा नहीं होता है। तो जैसे कि मान लो फैक्ट्री में कोई भी चीज बनी 50 रुपए की, अपने पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। मान लो कोई 500 की चीज है तो 1000 की हो जाती है, 5000 की है तो 10,000 की हो जाती है। तो जैसे कि हमारे महीने का खर्चा 10,000 का होता है, तो चीज कितने की? 5,000 की थी, 5,000 कहाँ गए? 5,000 हमारे ये बिचौलिए खा गए। खाना मतलब ये लोग वहां पे बैठे हैं तो कोई हमारी हेल्प करने नहीं बैठे हैं, वो भी कमा रहे पैसे। तो 5,000 हमारे बीच में गए। जैसे कि 50% पैसे बीच में चले जाते हैं, और ये 50% पैसे लेने वाले 20% अमीर लोग होते हैं, और हम जो ग्राहक है वो 80% गरीब लोग होते हैं। और 80% की आधी कमाई 20% में जा रही है, इसलिए वो लोग और अमीर होते जा रहे हैं। हम गरीब के गरीब कितना भी कमा लो, रात दिन एक कलो पर पैसे वाले नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जो लोटा है
लोटे के नीचे छेद होता है तो वो कभी भर नहीं सकते, हम कितना भी पानी डाल दो। तो जैसे कि हमारा इतना बड़ा छेद है, जैसे कि हमारी जिंदगी की आधी कमाई जा रही है बीच में, तो हम कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। और ये सिस्टम चला आ रहा है तो हमको पता ही नहीं कि और भी कोई सिस्टम होता है। ये तो अभी हमारी मजबूरी है सामान लाना, क्या करें, अब सामान तो लाना पड़ेगा। जा रहे बोले, और कोई तरीका भी तो नहीं है। जी तरीका है एक और, जैसे कि नीचे मैंने दिखाया है कि फैक्ट्री है और ग्राहक है। फैक्ट्री माल बनाती है, डायरेक्ट ग्राहक को देती है, वो है आरसीएम बिजनेस। तो डायरेक्ट आएगा तो पहली बात तो बीच में पैसे खा रहे थे वो बीच वाले हट गए। दूसरा है कि डायरेक्ट आएगा तो उसके फायदे क्या है। पहला फायदा है कि ओरिजिनल सामान आएगा, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट आएगा अपने पास, कोई मिलावट नहीं करेगा। और वो बीच में से पहले आता था वो मिलावट वाला आता था, और उसी मिलावट के जहर की वजह से हम बीमार पड़ते थे। दूसरा है 30 दिन की मनी बैक गारंटी, जो बाहर से कोई अपने को मनी बैक गारंटी क्या है, कुछ भी नहीं देते हैं। और पक्का बिल मिलता है, जीएसटी पेड, जो अपने को बाहर से कोई कच्चा बिल भी नहीं देता है, पर आरसीएम पक्का बिल देती है। चौथा फायदा है 10% से लेके 20% हाथों हाथ एमआरपी से छूट, और बाहर 1 रुपये की भी छूट नहीं मिलती है। पांचवा है 45% तक पार्टनरशिप, जो अपने को पार्टनर बना रहे कंपनी, भागीदारी दे रहे, और बाहर खाली सामान खाना से भागीदारी दे रहे हैं। और इतने सालों से जो अपने बाहर की दुकान से सामान ला रहे थे, क्या इन्होंने कोई भागीदारी दी क्या? और नहीं भी दी तो कल जाके मांग लेना कि मेरे को 1% की भी भागीदारी दे दो आपकी दुकान में, दे देंगे क्या? नहीं देंगे वो। पर ये कंपनी सिर्फ सामान लेने से आपको 45% का पार्टनरशिप देती है। एक आम आदमी को बिजनेस करने का अवसर मिलता है, जो बाहर आजकल अभी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनको बिजनेस करने का एक अवसर मिला है, जो बिना पैसे लगाए एक बिजनेस कर सकते हैं। समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पैसा, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है यहाँ पे। तो ये था आरसीएम का प्लान। मैं पीपीटी सर बंद कर रही हूँ। ये आरसीएम का प्लान था, जो हर कोई हर किसी को बताते हैं। आज नए लोग आए हैं जो प्लान नहीं देखे हैं, वो आज प्लान देख लिए है कि ये प्लान है। और दूसरी बात रही कि दुकान बदलने से, खाली दुकान बदलने से हमारे घर में इनकम आ सकती है, बातें बदलने से हमारे घर में इनकम आ सकती है, तो वो इनकम क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो लेनी चाहिए, पर लोगों के अंदर बैठ जाता है डर, और वो डरते हैं, क्या पता यार ऐसे बोल रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, तो डर के मारे आधे लोग तो नहीं आते। डर का चीज का होता है, पता नहीं होता उनको क्या डर है, क्या पता कंपनी कैसी है, भाग गई तो मतलब चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वो कंपनी में आप लगा क्या रहे हो जो भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी, कि रुक जाएगी, कि आपको लूट लेगी? आप तो दुकान ही चेंज कर रहे हो ना। तो फिर भी लोग डरते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ डर होना चाहिए, कहाँ नहीं डर होना चाहिए। बस उनके अंदर जन्म से घुसा दिया है डर, और डर क्या है वो चीज किसी को पता नहीं, पर डरते जा रहे। और डरने वालों का हाल ऐसा होता है, मैं बताना चाहूंगी, जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर। जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर, और ये हकीकत चीज है। डर डर के लोग जी रहे हैं। किस चीज का डर रहे हैं? सबसे बड़ा अगर डर है कोई चीज तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, उससे बड़ा कोई चीज होगा? और इसमें आपको कोई मार तो नहीं रहा है, नहीं कोई पैसा लगाना है, सिर्फ डर है, वो भी पहले का घुसाया हुआ और झूठा डर। तो कमाना है ढेर तो बन जाओ शेर। अगर कमाना है ढेर तो बन जाओ शेर। डर को निकाल दो। किस चीज का डर है? इसमें कोई डर वर नहीं रखना है, अपने को सिर्फ बिजनेस में ध्यान देना है। और बिजनेस इतना आसान है कि इतना आसान बिजनेस मैंने मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। सिर्फ दुकान बदलने से, सिर्फ बातें बदलने से आप अमीर हो सकते हो, तो क्यों नहीं बदल रहे हो? अब भगवान जाने वो क्यों नहीं कर रहे आगे। और चलो मान लिया कि उनने प्लान देख लिया, उनको समझ में आ गई
फिर 2-4 दिन बाद क्या होता है कि वो अपलाइन को दिखते ही नहीं है, फिर अपलाइन फोन करती तो उठाते नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूंक मार देते सामने लोग। वो फूंक कैसे मारते हैं? जैसे कि मैं कहानी सुनाऊंगी इस फूंक के बारे में। हमारे सर सुनाया करते हैं कि जैसे कि एक भैंस थी, एक भाई साहब की, तो भैंस को क्या हुआ, कुछ बीमार हो गई भैंस और घास नहीं खा रही थी। तो भाई साहब गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोला कि भाई साहब, मतलब डॉक्टर साहब मेरी भैंस घास नहीं चल रही है, तो क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं एक टेबलेट देता हूँ, गोली देता हूँ, वो भैंस को खिला दो, वो ठीक हो जाएगी। वो गोली लेकर घर पे गए, वो खिलाने की कोशिश की तो भैंस ने गोली नहीं खाई। वो वापस डॉक्टर के पास गए और बोले भैंस को गोली खिलाई पर वो खा नहीं रही है, अब कैसे खिलाऊं? तो डॉक्टर साहब ने बोला एक मैं मतलब पाइप देता हूँ, उस पाइप को भैंस के मुंह में रखना, फिर गोली को रखना, फिर जोर से फूंक मारना तो उसके पेट में चली जाएगी। भाई साहब बोले ठीक है। वो गए घर पे जाके भैंस के मुंह में पाइप रखी, फिर गोली रखी। जैसे ही फूंक मारने वाले थे, भैंस ने फूंक मार दी, भाई साहब के पेट में चली गई। वैसे ही इस बिजनेस में होता है। ज्वाइनिंग होते ही आरसीएम क्या है, प्लान क्या है, कुछ जाना नहीं जाना और भागे बताने कि मैं तो बस सब कुछ आता है मुझे। फिर जब सामने वाला फूंक मार देता है तो अपलाइन को भी फोन नहीं उठाते हो। ऐसा नहीं करना है, बेवकूफी भरा काम नहीं करना है। अपने को काम करना है इस बिजनेस में तो सीख के करना है। कोई भी चीज सीखे बिना हो ही नहीं सकती। अपने नौकरी करने जाते 10,000 की 7,000 की, कितने साल तक स्कूल जाके सीखते हैं? और आरसीएम बिजनेस करने के लिए क्या सीखे आप? उसके भी कुछ रूल्स है। आपको लाखों रुपए कमाने हैं, सीखना कुछ नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्या सर आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। ओके सर। तो कमाने हैं बहुत सारे पैसे इसमें, पर सामान लेने जाते पिकअप सेंटर पे, वो भी अपलाइन के बार बार फोन आने पे 100 रुपए का 200 रुपए का सामान लेके आते अपलाइन को खुश करने के लिए। अपलाइन के लिए काम करते अपने, ज्वाइन किया अपलाइन के लिए क्या? नहीं, अपने बिजनेस अपने लिए ज्वाइन किया है, अपने बच्चों के लिए ज्वाइन किया है। ये बिजनेस इतना आसान है पर अपने इतना मुश्किल से लेके चलते हैं ना कि पता नहीं कितना बड़ा वजन उठा रखा हो। अगर इस बिजनेस को सीख के करोगे तो आसानी से ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लाखों रुपए या करोड़ों रुपए भी आप इसमें कमा सकते हैं, पर इसको थोड़ा सीख के उसके सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। दुकान बदलनी है, बातें बदलनी एकदम आसान है, पर उसको कैसे बदलना है वो तो जान लो। जैसे कि आपके अपलाइन बताते हैं आपको प्लान, और आप जाके सामने दूसरे को बताते हो प्लान, पर बुक या पेन में नहीं बताते हो, मुंह से बताते हो। और फिर बोलते हो कि यार क्या करें, लोग तो मानते ही नहीं है हमारे यहाँ। तो हम तो बताते बहुत बताते, पर लोग हमारे ऐसे हैं कि मानते ही नहीं है। वो लोग मानते नहीं है, नहीं, पहले आप मान जाओ कि बिजनेस को कैसे करते हैं। इसको खुद मान जाएंगे तो लोग अपने आप मान जाएंगे। उसको सीखो थोड़ा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक उसमें थोड़ा कि जैसे कि मेरे को बाइक नहीं आ रही है चलानी, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ कोई भी बैठ जाओ, आप लोगों को बोलूं कि मेरे साथ बाइक में बैठ जाओ और मेरे को बाइक चलानी नहीं आती, तो क्या आप बैठोगे? नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको पता है मुझे चलानी नहीं आती, तो मैं आपको भी गिराऊंगी, खुद भी गिरूंगी। और अगर मुझे चलानी आती है बाइक तो मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं जाना है, मुझे जाता हुआ देखोगे तो आप हाथ करोगे और बोलोगे मुझे वहां छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे चलानी आ रही है। तो उसके लिए पहले बिजनेस को सीखो, फिर लोगों को बताओ। अपने ये बिजनेस को लोगों को बताते हैं तो सिर्फ दाल रोटी के लिए नहीं बता रहे, भविष्य जुड़ा है उसमें, लोग अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, भविष्य लगा रहे। तो उसको अच्छे से खुद सीखे और लोगों को सीख के फिर बताए, और प्लान के तरीके से बताए। अपने ऐसे ही बनियान में जाके सिखा देते, बता देते, बनियान में आ जाते जूम की मीटिंगों में और फिर बोलते अपना बिजनेस जो चल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता नहीं है, चलता नहीं है। ऐसे नहीं होता है।
इस बिजनेस का रूल्स है कुछ कि दुकान बदलनी है, पर अपने घर का सारा सामान उसी दुकान से लाना है जो आपने दुकान बदली है। 100 रुपए का आरसीएम की दुकान से लाते हो, बाकी का बाजार की दुकान से लाते हो, क्यों? और बाजार की दुकान से इतने सालों से ला रहे हो और 4000 का वहां से ला रहे हो, तो वहां से कभी नहीं पूछेंगे कि मेरे पैसे आए क्या बैंक में। और यहाँ से अपने को 100 रुपए का सामान लाते हैं, 1 महीने लाते हैं, 6 महीने नहीं लाते, टर्मिनेट आईडी हो गई, और फिर बोलते हैं, अपलाइन फोन करते हैं तो अपलाइन जी मेरे तो पैसे भी नहीं आए, आप तो बोल रहे थे यहाँ पे बहुत पैसे आते हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, रूपाले हो ना, आपको पैसे देने चाहिए कंपनी को। कंपनी आपको पैसे नहीं देखती, आपको टर्नओवर को पैसे देती है। बाहर की दुकान से खरीदी करते हैं तब तो उसको नहीं बोलते कि मेरे पैसे आए कि नहीं आए, इतने सालों से ला रहे हैं ना, सबने लाए हैं, फिर भी किसी ने नहीं पूछा कि वहां से पैसे आए कि नहीं आए। पर सर क्या है कि आपको जब ज्वाइन कराते हैं तब आपको बोलते हैं कि इसमें बहुत पैसे आते हैं, रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, और अपने नहीं भी रहते हैं ना तो भी पैसे आते हैं। वो सही कह रहे, सही बता रहे, पर अपनी समझ थोड़ी जानो कि कैसे आते हैं, क्या करने से आते हैं। तो सबसे पहले अपने घर पे अपनी दुकान लगानी चाहिए। अपनी दुकान क्या है? तो अपनी दुकान ज्वाइन होते ही अपने घर में जो सामान चाहिए वो सब सामान आरसीएम की दुकान से ही लाना है। कम से कम 5000 10,000 का सामान होना चाहिए। वो सामान ला के घर पे रखो, अपलाइन को बुलाओ, उद्घाटन करवाओ, आजू बाजू वाले सब लोगों को बुलाओ और बताओ कि मेरे घर पे ये सामान मिल रहा है, तो फिर आपका बिजनेस चलेगा। और अपनी दुकान किसी को करनी नहीं है, अपनी दुकान तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी मतलब। और फिर सर बोलते हैं कि पड़ेगी का नाम नहीं लेना है, सॉरी सर, पर पड़ेगी, अपनी दुकान करनी पड़ेगी। क्यों? मर्जी से करोगे तो करो, और अगर मजबूरी से करनी पड़ी तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, पर करनी पड़ेगी। तो इसलिए मर्जी से कर लो, और आप अपनी दुकान करोगे तो आपकी टीम में लोग अपनी दुकान करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो नया आदमी आता है उसको भी अपनी दुकान से ही बताओ ना। जैसे कि आज जितने भी नए साथी आए हैं, मैंने आपको प्लान दिखाया कि आपको इस बिजनेस में खरीदी करने से पैसे आते हैं, बातें करने से पैसे आते हैं। तो आप बातें और खरीदी किसकी करोगे? इसी दुकान की करोगे तभी तो आएंगे ना। अब बाहर की दुकान की खरीदी कर रहे हो, बाहर की दुकान की बातें कर रहे हो, यहाँ से 100 रुपए का सामान ला रहे हो, फिर पैसे आएंगे क्या? 100% सामान आरसीएम का यूज करना है और लोगों को बताना है। कब? जब आप यूज कर लो, आपको अच्छा लगे तब। और उससे पहले अपनी दुकान चलाने के लिए फैमिली को इन्वॉल्व करना है। फैमिली को कोई इन्वॉल्व करते नहीं है, 100 रुपए के सामान ले जाते हैं, बीच में रास्ते में दोस्तों को देके घर पे चले जाते हैं। घर वालों को तो पता ही नहीं कि आरसीएम ज्वाइन हुआ है, और नॉमिनी भी रखते हैं घरवाली को या घरवाले को। तो घर में बताओ कि ये चीज को मैंने ज्वाइन किया है और ऐसा ऐसा बिजनेस है, ऐसी जूम पे मीटिंगें होती है, तुम भी देख, मैं भी देखता हूँ, फिर ज्वाइनिंग करते हैं। बहुत बार तो क्या होता है कि हस्बैंड अगर प्लान देख ले ना, तो उसको ज्वाइनिंग मतलब उसको प्लान अच्छे से नहीं समझ में आवे या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बोलते हैं हाँ सब ठीक है, सब समझ में आ गया, पर मैं घर पे जाके मेरी वाइफ को पूछूंगा फिर ज्वाइनिंग करूंगा। तो प्लान तो आपने देखा है, आपके पापा को पूछोगे, मम्मी को पूछोगे, बीबी को पूछोगे, उसको क्या पता प्लान क्या है। तो उनको मीटिंगों में लाके आप प्लान दिखाओ, और जो भी प्लान दिखा है अगर रूबरू दिखा रहे तो पेन और डायरी हाथ में होनी चाहिए, और फिर प्लान दिखाओ। लोगों को गुमराह मत करो, अच्छे से बिजनेस पहले से ही समझाओ, प्लान अच्छे से दिखाओ और अच्छे से उनको बताओ कि ये सामान है, ये प्रोडक्ट है, अपने घर पे लाने से, यूज करने से पैसे आते हैं, पर वो कैसे आते हैं वो भी पूरा बताओ। और मीटिंगों में ज्यादा से ज्यादा संख्या को लाओ, तभी समझ में आएगा। 1 घंटे की 40 मिनट की मीटिंग होती है रात की 8 बजे की, क्या कोई टाइम नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं, पर बहानेबाजी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, या यार ऐसी कंपनियां बहुत आई है, देखिए। जिसको बहुत बड़ा करना हो ना जिंदगी में, वो इस बिजनेस में आए। बाकी खाली बस यूं ही आए, यूं ही चले जाना है, कुछ करना नहीं है, किसी के कोई सपने नहीं है,
तो इस बिजनेस में क्या करेंगे वो बेचारे आके? टाइम वेस्ट उनका भी और उनके अपलाइन का भी, पीछे पड़े रहते हैं बेचारे वो तो। और आपका अपलाइन आपका सच्चा दोस्त होता है, उनको हर चीज बताओ। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, सिखाएगा आपका अपलाइन, आपकी उंगली पकड़ के आपको सिखाएगा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, और प्यार से सिखाएगा। इतना प्यार से कोई नहीं सिखाता है, अपना पापा मम्मी भी नहीं सिखाते, इतना प्यार से अपलाइन हर चीज सिखाते हैं, पर सीखने वाला होना चाहिए सामने। तो जो भी ज्वाइन किया है वो लोग अच्छे से उसको सीखे और अच्छे से करे। कपड़े हमेशा मीटिंग में आए, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ एक बार कि कोई भी बनियान में नहीं आए, क्योंकि शर्ट पहनने में कितना टाइम लगता है। अपने एक फोटो खींचते हैं तो बहुत सज धज के खींचते हैं, तो अपनी यहाँ पे मीटिंग रिकॉर्डिंग होती है और वो कोई यूट्यूब पे भी चढ़ा दे, तो आपकी बनियान में फोटो अच्छी लगेगी क्या? एक दो बार बोल दिया लोगों को बनियान में नहीं आना है, फिर भी लोग आ रहे थे। फिर किसी को सर ने बाहर निकाला तो उनका प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझे बाहर क्यों निकाला, मैं तो बनियान में आऊं। तो आपकी मर्जी, आओ, और तो क्या कर सकते हैं। अब आपकी जिंदगी, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, पर धोखा आप हमें नहीं खुद को दे रहे हो। खुद के लिए सोचो। अपलाइन किसी को बोल रही है ना, तो अपलाइन अपलाइन के लिए नहीं बोल रही है, हमारे लिए बोल रही है। तो उसके लिए इस बिजनेस को अच्छी से सीखोगे तो एकदम आसान है। पर अपनी आदत पड़ी हुई है कि अपने हार्ड वर्क ज्यादा करते, स्मार्ट वर्क कम करते। और इस बिजनेस को स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं चाहिए। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मेहनत से पैसे वाले बनते ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है। रोड पे मजदूर मेहनत करता है रात दिन, पर वो पैसे वाला नहीं है। और धीरू भाई अंबानी जो आज जो इतने बड़े मतलब एम्पायर खड़ा कर दिया, इन्होंने इतने सारे पैसे हैं उनके पास, तो क्या उन्होंने मजदूरी करके कही है क्या? पर उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। और अपने को भी अगर पैसे वाले बनने हैं तो स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा, हार्ड वर्क कम। जैसे कि हार्ड वर्क चलो पहले होता था, यहाँ बिजनेस है अपने अहमदाबाद में, मेरे को राजकोट करना होता तो मेरे को राजकोट जाना पड़ता था। अभी भी कभी कभी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी इतना इजी हो गया है कि घर पे बैठ के मीटिंग देख के बिजनेस बढ़ाओ। और पहले शुरुआत में मेरे को लगता था कि क्या पता इससे ऐसे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पर अब मुझे लग रहा है कि सच में पहले जितना बिजनेस बढ़ रहा था उससे कई गुना ज्यादा अभी घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। अपने घर पे बैठे बैठे खाली क्या करना है, सामान लाना है। जो पहली दुकान दूसरी से ला रहे थे, अभी इसी दुकान से, दूसरी आरसीएम की दुकान से लाना है। पक्का बिल मिल रहा है, ओरिजिनल सामान मिल रहा है, ऊपर से आपको गारंटी मिल रही है। और वो खा के अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, तो पैसे आ रहे हैं। फैमिली को इन्वॉल्व करो। अगर इसमें एक खासियत ये है कि आपका काम जो कर रहे हो आप, वो करते करते इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो काम कर रहे हो वो काम करते करते इस बिजनेस को करना है, वो काम को छोड़ना नहीं है। 5 साल में अगर टिके रहे, अच्छे से ईमानदारी से काम किया, सीख के किया, तो आप करोड़पति हो। और फैमिली को इन्वॉल्व करो तो उसमें और भी आपका आसान हो जाता है कि घर पे अगर अपनी दुकान रखते हो और एक औरत को समझ में आ जावे कि ये दुकान क्यों रखी है, उसका कारण पता चल जाए ना उसको। लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है, पर अपने पता नहीं उसकी शक्ति को दबा के क्यों रखते हैं इतना। पता नहीं क्या मजा आता है लेडीज को दबा के रखने में। और वही लेडीज की शक्ति, अगर आपकी घर की नारी की शक्ति आप जगा दो ना, तो आप ही का ही सबसे ज्यादा भला हो जावे। पर अपने ऐसा नहीं करते, नारी को दबा के रखते, बोले नहीं तेरा काम नहीं है। और कभी कभी तो कोई कोई तो क्या बोलता है, यार आप तो होशियार हो, आपको तो बहुत कुछ आता है, हमारी वाइफ तो है ना भोली है, उसको कुछ आता नहीं है। आपको लगता है वो भोली है, आप भोले हो, मेरे को तो लगता है। जो ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी बीवी भोली है, वो खुद भोले होते हैं। तो अपनी घर की लेडीज, चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बीबी हो, सबको जगाओ। बोले तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपसे आगे जा सकती है वो लेडीज। क्या आपकी बहन आपसे आगे जाए तो आपको बुरा लगेगा? आपकी माँ अगर आपसे आगे जाए तो बुरा लगेगा? आपकी बीवी अगर आपके हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल रही है और आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो बुरा लगेगा आपको?
पर वो अपने नहीं कर रहे, अपने समझ रहे, अपने ही होशियार है, बाकी सब ऐसे ही है। पर उनको जगाओ, उनकी शक्तियों को जगाओ। अगर लेडीज को पता चल जाए घर पे होम सेंटर का कारण, तो आप तो पता नहीं कहीं काम करोगे, वो अपना काम फटाफट करेगी। सामान बिकेगा घर से, महीने में 5,000 का नहीं, एक दिन में बेच सकती है वो, अगर उसको समझ में आ गया तो। पर अपने बताते नहीं है, अपने ऐसा लगता है नहीं मेरी वाली तो भोली है, उसको बेचारी को कुछ पता नहीं चलता है। भोली कोई नहीं होती है, भोली तो मैं भी थी, मेरे से भोला तो कोई हो ही नहीं सकता। पर जीतू जी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मतलब मैं उनको कैसे धन्यवाद करूं, इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा सपोर्ट दिया, मेरी शक्तियों को जगाया। और तो और मेरे को मतलब पहली बार मेरे को पहले बोला था कि प्लान दिखाओ मैडम, प्लान दिखाओ, तो मैं प्लान नहीं दिखाती थी। मेरे को शर्म आती थी, मैंने बोला मेरे को शर्म आती, मैं कोई प्लान व्लान नहीं दिखाती हूँ, मैं ठीक है आपके साथ हूँ, साथ देती हूँ, प्लान नहीं दिखाया जाएगा मेरे से। तो एक बार किशन जी सर ने और जीतू जी सर ने बोला कि आप और सरोज मैडम दोनों ही राजकोट जाओ और प्लान दिखा के आओ, और एक दिन में वापिस आना, सुबह गए और शाम को वापिस आना है। ऐसे कैसे हो सकता, मैंने कभी प्लान नहीं दिखा यार, वहां पे तैयारी करवा दी 2-3 मीटिंग की और मुझे प्लान दिखाना है। फिर भी हमको जबरदस्ती भेजा। उस दिन तो मुझे जीतू जी पे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा ऐसा ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी जबरदस्ती भेजा तो फिर जाना पड़ा। सब जगह बोल दिया कि मैडम आ रहे हैं मीटिंग दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, और आप तैयारी करो। अब हम यहाँ से बस में बैठे और मेरे को और सरोज मैडम को दोनों को पता है कि उस दिन मतलब मैं इतना टेंशन में थी कि पहली बार प्लान दिखाना है, वो भी बोर्ड पे खड़े होके, मैंने कभी दिखाया नहीं, कैसे होगा। मैं तो किताबें पढ़ रही हूँ, इतने दिन किताबें वही घर पे पढ़ी थी, कभी पढ़ी नहीं, फिर किताबें पढ़ने लगी। बस में अभी 3-4 घंटे का रास्ता, उसमें कितनी किताबें पढ़ लूंगी मैं। फिर भी किताबें पढ़ रही हूँ, थोड़ी देर में वीडियो सुन रही हूँ, मेरे को वहां पे क्या बोलना है, क्या बताना है, इज्जत का सवाल है, क्या करे। वहां पे गए और देखा कि मीटिंग तो मतलब 30 लेडीज आ रखी थी और बोले मीटिंग लेना है। मैंने कहा ठीक है ले लेंगे। जो लेडीज तैयारी करवा रही थी उसका घर अलग था, मीटिंग की तैयारी थी अलग घर पे, और बोले एक्टिवा लेकर जाना है, तो सरोज मैडम साथ में नहीं चल सकते, आपको ही चलना है, बोर्ड है, सामान है, मैं हूँ, सब अपने आएंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उनके वहां गए, जाके मीटिंग ली, और जब मीटिंग लेने वाली थी तो मैंने परिचय किया, मैंने कहा सब लेडीज तो कि हमारे यहाँ पे पूरी शेरी, मतलब शेरी गली गली की जितनी भी लेडीज है सब एमबीए कर रही है, एमबीए का सामान यूज कर रही है, वो एमबीए कर रही है, और मैं खुद भी एमबीए कर रही हूँ जिसके घर पे मीटिंग थी। पहली बार प्लान दिखाया, और पहली बार में मतलब इतने दिनों से सीख रहे थे, बताया नहीं था, पर पहली बार में जो प्लान दिखाया तब उनको समझ में आया। जितनी भी लेडीज थी कुछ ना कुछ सामान लेकर गई, एमबीए का सामान यूज कर रही थी, वो बोल रही थी कि ये प्रोडक्ट तो ऐसा ही है पर इतना महंगा आता है और हमको यही प्रोडक्ट चाहिए। और उसी गली में उसी लेडीज के घर पे जो मीटिंग कर रहे थे वो लेडीज भी खड़ी हो गई, अपनी दुकान की उसने, और उसी गली में 5,000 का सामान बेचती। पहली बार में फिर हम तो वापस आ गए, फिर पता चला रिजल्ट बहुत अच्छा है, मेरे को लगा वाह मैं तो बहुत अच्छा प्लान दिखा रही हूँ। उसके बाद से मैंने कभी प्लान दिखाना नहीं छोड़ा। ये सब हुआ जीतू जी की वजह से, मेरे को जबरदस्ती करके प्लान दिखवाया। तब तो बहुत गुस्सा आता था कि इतना बुरा कर रहे मेरे साथ, पर नहीं, बहुत अच्छा किया मेरे लिए। तो हर कोई अपनी घर की लेडीज को प्लीज इन्वॉल्व करे और उनकी शक्तियों को जगाए, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्ति और किसी के अंदर हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है और वो माँ बनती है, तब उसको जो दर्द होता है ना, वो दर्द अगर एक आदमी को दे दिया जाए तो वो मर जाए। तो वो दर्द सहन करके एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो कितना दर्द सहन करती है। तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उसको जगाओ प्लीज। और अपनी घर की बेटी है अगर कोई, तो उसको इस बिजनेस में जरूर इन्वॉल्व करें। क्योंकि बेटी को दहेज, अगर वो ससुराल जाती है तो दहेज अपने एक बार दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते। तो क्या वो एक बार के दहेज में जिंदगी भर खुश रह जाएगी? तो अपनी बेटी को इस तरह से तैयार करो, रॉयल्टी अच्छी बस बना के फिर ससुराल भेजो, ताकि वो हर महीने 50,000 का दहेज दे। तो सच में अगर ससुराल जाना है, लड़कियों को दहेज देना है, ससुराल वाले कहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी आई, तो सच में वही लक्ष्मी आएगी। फिर तो कभी भी अपनी बेटी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए देने वाले। कभी हाथ ना फैलाए किसी के सामने।
तो इसके लिए अपनी घर की महिलाओं, बहन है, बेटी है, माँ है या बीबी है, सबको प्लीज इन्वॉल्व करो, क्योंकि मैं लेडीज हूँ इसलिए मैं लेडीज की बात कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात कैसी लगे, बुरी लगे, अच्छी लगे, तो आपको लगेगा कि मैं माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि ये सच है, करना ही पड़ेगा आपको लेडीज को इन्वॉल्व, तो आप आगे बढ़ोगे। अकेले कितने दिन तक आप अकेले अकेले मेहनत करोगे, और वो जो अपनी मेहनत करते हैं ना, मैं जो बोला हार्ड वर्क, उससे अपने अमीर नहीं बन सकते। तो हार्ड वर्क करते करते साथ में स्मार्ट वर्क को चालू रखो 5 साल के लिए। आप 45 साल तक काम करके रिटायर होंगे तभी कुछ नहीं होगा आपके हाथ में, अगर आज जो काम कर रहे हैं वो करते रहे तो। और अगर जो काम कर रहे हैं उसके साइड में इस बिजनेस को चालू रखा तो 5 साल में रिटायर हो जाओगे और जिंदगी भर मौज करोगे, 7 पीढ़ी तक मौज करेगी आपकी। ये बिजनेस की ताकत है, इस सिस्टम की ताकत है। सर आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है मैडम। और अपने आप को सुधारना है, थोड़ा बहानेबाजी नहीं करना है। अगर आपको बिजनेस करना ही है सीरियसली तो प्लीज अपने आप को जगाओ। और कोई आपको नहीं कह रहा है कि लाखों रुपए लगाओ, सिर्फ अपने को जगाओ। जगाने से क्या होता है, अंदर से जगाओ। अपना तो नजरिया बन चुका है पहले के लोगों की बातें सुन सुन के। पहले का जो रिश्ता, जो मतलब क्या बोलते वो परंपरागत जो बना रखी है ना उन लोगों ने, वो धारणाएं अपने मन में घर कर चुकी है, वो निकल नहीं पाएगी, और वो नहीं निकलेगी तो अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सच है। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा कि ऐसे क्यों कह रहे हो, पहले की परंपरा बहुत अच्छी है। हाँ थी, पर अपने लिए नहीं थी, वो उनके लिए थी। जैसे जैसे जमाना बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा, वैसे आपको बदलना पड़ेगा। शुरुआत में लाइट आई थी तो किसी ने नहीं ली थी, सब मना करते थे हमारे आसपास नहीं होना चाहिए खंबा इसका, हम करंट आ जाएंगे, मर जाएंगे। अब एक सेकंड के लिए लाइट के बिना नहीं रह सकते। वैसे ही फौजियों के लिए होता था, पहले फौजियों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे जबरदस्ती, कोई नहीं जाना चाहता था फौज में। आज आज पढ़ाई करके, एग्जाम दे के, पता नहीं कितने एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद भगाते हैं बेचारों को, इतना भगाते, भगा भगा के निकालते। वही चीज है, समय बदला, समय के साथ सब कुछ बदलेगा। आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आरसीएम के लिए अपने घर घर जाके प्लान दिखाते थे ना, अब जमाना बदला, वापस फोन पे आ गया है। धीमे धीमे फोन पे भी नहीं रहेगा, कोई सामने से आएगा लाइन लगा के ज्वाइनिंग करो, मेरी ज्वाइनिंग करो, तो भी नहीं करेगा कोई। ऐसा समय भी आएगा, और अभी समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में आ गया वो आगे रहेगा। 20 साल पहले जो समझ में आ गया लोगों को, वो आज 5 लाख से 30 लाख की इनकम ले रहे हैं इसी आरसीएम में से। और फिर कोरोना से पहले लोगों को लगता था अरे अपने तो लेट हो गए, अपने तो लेट हो गए, अपने को जल्दी करना चाहिए, अभी हम मेहनत करेंगे कोई बात नहीं, अब हम बन जाएंगे अमीर। तो मीटिंगों में आने लगे, ये किया वो किया, फिर कोरोना आया, वापस डर के घर में घुस गए और भूल गए आरसीएम को। अरे अच्छा है कोरोना आया तो घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हो, एकदम आसान हो गया है। फिर वापस वही पछतावा लेकर बैठना पड़ेगा कि कोरोना टाइम में जब घर पे बैठे बिजनेस हो रहा था ना, तब कर लिया होता तो हम भी वहां होते। तो प्लीज मेरे प्रिय साथियों, अपलाइंसो, सबको नमस्कार। और मेरी जब लगभग सर टाइम में 5 मिनट और ले सकती हूँ कि सर 5 मिनट ले सकती हूँ और? जी मैडम। ओके सर। तो आपका ही जो टाइम है हमारी, सारा, आपका ही टाइम है सारा, लेडीज का ही टाइम है अभी तो। ओहो थैंक यू सर। तो जो अपने जो माइंड में धारणा बना रखी है ना, उसको थोड़ा निकालना होगा अपने को कि यार ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी तो आजकल लोग क्या कहेंगे वही है, सब जगह फैली हुई है। तो क्या आपको क्या लगता है हमको लोग नहीं कहते होंगे? लोग हर किसी को कहते हैं। वो एक गधे वाली कहानी भी हर किसी ने सुन रखी होगी, ऊपर चढ़े तो भी कहवे, नीचे चले तो भी कहवे, ऊपर उठा ले तो भी कहवे, कहवे ही कहवे।
इसके लिए लोग तो कहेंगे, टीसीजी का कहना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज को छोड़ दोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, पर इसी को हम छोड़ नहीं पाते। इसके लिए कृपया करके इस रोग को, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है ये, कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, और पता नहीं किस चीज से बड़ी बीमारी। मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही बीमारी सबसे बड़ी है। तो इस बीमारी को छोड़े अपने, और अपने हाथ में है, थोड़ी तकलीफ होगी छोड़ने में, पर छोड़ अगर चाहोगे तो छूट जाएगी। तो अपनी जो सोच बना रखी है कि क्या पता होगा कि नहीं, तो थोड़ी सोच बड़ी करनी है अपने को, सोचना है पॉजिटिव कि नहीं कुछ भी हो सकता है, और जो मैं सोचूंगी या मैं सोचूंगा वो तो जरूर होगा। और हकीकत में ऐसा है, जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। एक मतलब कई रिक्शा या ट्रक वगैरह देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और जूती भी डोरी हुई होती है। और कई झोपड़पट्टी में जाते हैं तो झोपड़पट्टी के आगे हांडी लटकाई रहती है कि हमारी झोपड़पट्टी को नजर लग जाएगी, और ट्रक को मुंह काला बोले, बुरी नजर वाले तेरा, और रिक्शा वाले को भी लगता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि हमको नजर ही लगानी है तो ट्रक को, रिक्शा को लगाएंगे हम नजर, मर्सिडीज को नहीं लगाएंगे। नजर ही लगानी है तो मर्सिडीज को लगाएंगे, ट्रक को, रिक्शा को नजर लगाएंगे अपने। और अगर नजर ही लगानी है तो क्या उस झोपड़ी को लगाएंगे? अंबानी का इतना बड़ा महल है, उसको ना लगाए, नजर लगानी है तो पर नहीं, बोले नजर लग जाएगी। तो ये सोच बड़ी करनी है अपनी। कहते हैं भगवान के पास अथाह है, समुद्र भरा हुआ है, और समुद्र में से अपने को भगवान बोल रहा है कि उसमें से लो, आपको जितना चाहिए लो, पर बोले बाल्टी लेकर जाओ, टब लेकर जाओ, ट्रक लेकर जाओ, जो भरना है वो भरो, पर अपने चम्मच लेकर जाते हैं, समुद्र में से चम्मच भर के लेकर आते हैं कि हमको इतना मिल जाए, भगवान मुझे सिर्फ चम्मच भर दे। क्या यार, सोच को बड़ा करो, जो आप सोचोगे वो जरूर बनोगे। आपको जो चाहिए वो सोचो, और जरूर मिलेगा अगर आपके अंदर दम होगा तो। थैंक यू सर, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और बस मेरी बात को यही मैं विराम दूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी मैडम। थैंक यू सर। आपने तो आज सारे लोगों की खिड़कियां खोल दी है, बड़े बड़े लोगों को, मतलब आपका क्या पता सर, आप ऐसे बोल रहे हो, क्या पता ऐसा हुआ ही नहीं हो। नहीं मेरे नहीं, पास तो बहुत जो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार मीटिंग हुई है आज, और बहुत सारी टीम ने बहुत शानदार तैयारी की है। इसका वापस आवाज हो रहा है। हाँ, बहुत शानदार टीम ने तैयारी की है आज। करीब 200 लोग आपकी सेमिनार में है आज, इस वेबिनार में। और आपने जो आज जानकारी दी है बहुत ही शानदार, वंडरफुल। और ऐसी उम्मीद करता हूँ, तो आप ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग करें उसके अंदर हम बहुत शानदार तैयारी करेंगे। अगर ऐसा पता होता तो हम आज डबल संख्या करते हैं। आपने तो कमाल कर दिया मैडम, थैंक यू। राजेंद्र जी सर। जी सर, हमारे बीच में हमारे अपलाइन आदरणीय जवाहरलाल जी गौर साहब है, तो मैं गौर साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, तो आवाज आ रही है बिल्कुल। आज तो सविता मैडम ने कमाल ही कर दिया सर। दिल से मैं क्या बताऊं, जितना भी धन्यवाद दूं उतना कम है। दूसरी एक जो बात बताई इन्होंने, वो बहुत ही गहरी बात है कि हर आदमी कहता है कि मेरी वाली तो भोली है, पर हकीकत यह है कि अगर उस भोली से अगर सुन लिया जाए तो वो बोलती है कि मेरे वाला तो लास्ट पीस है, ऐसा पीस तो दुनिया में नहीं, इतना भोला मेरे वाला है। पर होता क्या है, अपन खुद अपने आप को होशियार बना करके बैठे हैं, जबकि अपन उतने होशियार है नहीं, वास्तव में होशियार है नहीं। और दूसरी बात एक है कि आदमी और औरत
इस घर रूपी यानी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दोनों पहिए हैं। अगर दोनों पहिए ही आपस में ये बोलेंगे कि वो पहिया खराब है या वो पहिया खराब है, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? घोड़ा कोई भी नहीं है, एक ही बात है। जैसे सविता मैडम ने बात बताई कि जब तक अपन खुद नहीं सीखेंगे, और खुद कैसे सीखेंगे? जब तक लोगों से पूछेंगे नहीं, यानी पूछ पूछ के पहुंच बढ़ानी है। गुरुदेव एक शब्द कहते हैं कि पूछ पूछ के शब्द यानी पूछ बढ़ानी है। पूछ पूछ के बढ़ाने का मतलब यही है कि अपन जितनी जानकारी लेंगे उतनी तो आगे देंगे। अगर अपन खुद जानकारी नहीं लेंगे तो दूसरों को क्या देंगे? दूसरी बात, एक बहुत गहरी बात बताई कि अपनी बिटिया को देश में अगर देना ही है तो आरसीएम दो। क्यों दो? कि देश तो एक बार देंगे, पर आरसीएम जीवन भर नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी देगा। इसलिए दहेज में अगर किसी को देना है तो आरसीएम दो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गहरी बात है, ये दिल को छूने वाली बात है, आम आदमी की बात है, ये एक आदमी की बात नहीं। आम आदमी अगर ये सोच ले कि मैं मेरी बेटी को रॉयल्टी अचीवर बना करके ही सीख दूंगा, रॉयल्टी का ही देश दूंगा, तो जिंदगी भर नहीं उसकी पीढ़ियां याद करेगी कि वाह मेरे पापा ने क्या देश दिया कि आज मेरी पीढ़ियां खुशहाल है। तो ये बहुत बड़ी बातें कही, और बहुत बड़ी बातें। होता क्या है, सत्य बहुत कठोर होता है। बार बार मैडम ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगी, बिल्कुल सही है, माफी मांगने जैसा कोई शब्द है ही नहीं। पर होता क्या है कि सत्य बहुत ही कठोर होता है, थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आम आदमी उसको धारण नहीं कर सकता है। आम आदमी के सिर पे उसमें लट मारो उतना मतलब सत्य कठोर लगता है कि क्या बोल दिया यार। पर कुछ दिनों बाद में उसको पता चलता है कि वास्तव में मैडम ने जो बात कही वो बात तो वास्तव में सही है, पर वो थोड़ी बाद में समझ में आती है। पर कोई बात नहीं, आज जो मैडम ने बातें बताई वास्तव में मतलब दिल को और दिमाग को झकझोर देने वाली बातें बताई कि अब कहीं भी अगर अड़े हुए या अकड़े हुए बैठे हो तो वो अकड़ने वाली शान को थोड़ा मेट लो और अपने परिवार को थोड़ा साथ में ले लो। और अगर अड़े हुए बैठे हो तो उन अड़े हुओं को थोड़ा मना लो ताकि उनका भी जिंदगी बन जाए। तो आज जो बातें बताई ढेर सारी सविता मैडम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और बहुत बढ़िया बताई। अब टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है, और सारे साथियों को नमस्कार। वे गुरुदेव आज शायद कोर मीटिंग में है, और मैं क्या बताऊं, मैं भी कोर मीटिंग में बीच में थोड़ा जाकर आया हूं। अब मैं क्या बताऊं, मैं तुलना तो कर नहीं सकता, गुरुदेव गुरुदेव है, पर गुरुदेव की मीटिंग में आज 204 आदमी है और सविता जी की मीटिंग के अंदर आज 200 आदमी। अब मैं क्या तुलना करूं बताओ। तो आप ढेर सारे धन्यवाद की पात्र है कि आपने ऐसी धारणा धरी, ऐसी तैयारी की, और आज बहुत तैयारी के साथ आपने बहुत ही बढ़िया जो बातें कही उसके लिए धन्यवाद। ओके सर, राजेंद्र जी। जी सर, सभी पधारे हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सविता मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई, और लेकिन सविता मैडम ने क्या बताया, आप किस बात से रिलेट हुए, लेकिन इस सिस्टम में रह गए तो बहुत सारी जानकारियां अपने को मिलती रहेगी। सविता मैडम ने आधे घंटे में जो कुछ भी ब्रीफ करने की कोशिश की है, हो सकता है कि वो चीज हमारे को बहुत अच्छी लगी हो सकता है कि उसमें से अपन को कुछ चीजें अच्छी लगी हो, लेकिन इस सिस्टम में अगर अपन रह गए तो अपन इसमें काफी कुछ जानकारियां ले सकते हैं और काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मीटिंग का विराम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर सिंह। थैंक यू। ओके 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 साहब, ओके। थैंक यू।